चलिए आज एक नया चैप्टर का हम शुरुआत करेंगे और शानदार तरीके से ये चैप्टर है लीनियर इनइक्वेशन कहें, रैखिक असमीकरण कहें या लीनियर इनइक्वालिटीज कहा जाए, तीनों बात एक ही है। बात को पहले समझिएगा। कल के क्लास में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर आपको पढ़ा दिया, सम्मिश्र संख्या, जहां पे सम्मिश्र संख्या के तमाम पहलुओं पर हमने विचार विमर्श किया। मापांक क्या होता है, संयुग्मी क्या होता है, सम्मिश्र संख्या क्या होता है, आई की जानकारी बता दिया। उसके बाद हमने इसमें आपको यह भी बताया ध्रुवीय रूप क्या होता है। उसके बाद हमने आपको बताया पूर्णांक क्या होता है, b² - 4ac का गेम क्या होता है। ये सारी तमाम पहलुओं पर विचार विमर्श करते हुए हमने एक्सरसाइज 5.1, 5.2 और 5.3 का समापन कर दिया। आज एनसीईआरटी में एक चैप्टर है रैखिक असमीकरण, लीनियर इनइक्वेशन कहें या इनइक्वालिटीज कहें, बात एक ही होता है। अब थोड़ा सा बात को ध्यान में देंगे कि रैखिक असमीकरण जरूरत क्यों है। जब हमारा एक बात समझिएगा कि यह समीकरण का ही एक रूप होता है, समीकरण का ही एक रूप होता है। समीकरण में हमने कल विगत क्लासों में बताया था कि अगर बराबर का चिन्ह दिखाई दे देता है तो हम कहते हैं कि यह सवाल जो है समीकरण से रिलेटेड है, चाहे आप उसको डिफरेंशियल इक्वेशन कहिए, ट्रिगोनोमेट्री इक्वेशन कहिए या इक्वेशन कहिए। यानी यहां पे आज जो हम बताने वाले हैं वो आपको आज हम रैखिक असमीकरण के बारे में हम समझाएंगे और बेहतर ढंग से अपनी बातों को रखने का हम प्रयास करेंगे। पहले बात ध्यान दीजिए, जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है लीनियर इनइक्वेशन। सुनिएगा, लीनियर इनइक्वेशन, लीनियर इनइक्वेशन, इसके बारे में आज हम समझेंगे और बेहतर ढंग से अपनी बातों को हम समझाने का आपको प्रयास करेंगे। सुनिएगा, लीनियर इनइक्वेशन, लीनियर इनइक्वेशन, ध्यान दीजिएगा, सुनिए, लीनियर इनइक्वेशन। देखिए, अगर हम इसे हिंदी में लिखना चाहें तो इसका हिंदी नाम होता है रैखिक असमीकरण। थोड़ा सा पहले ध्यान दीजिएगा, सुनिए, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। लीनियर, सुनिए, चलिए ध्यान दीजिएगा, क्या है लीनियर इक्वेशन, इनइक्वेशन, रैखिक असमीकरण। पहले ध्यान दीजिए, देखिए, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा। इसको हिंदी में कहते हैं रैखिक असमीकरण, असमीकरण। सुनिए पहले, देखिए, अगर मान लीजिए बात को समझिएगा रैखिक असमीकरण के बारे में। सुनिएगा, आप रैखिक समीकरण पढ़े होंगे, रैखिक असमीकरण क्या है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास से 100 रुपया है। कितना रुपया है? 100 रुपया है, ठीक, 100 रुपया हमारे पास, मान लेते हैं 100 रुपया है, ठीक, 100 रुपया है। और इस 100 रुपया में हमको कलम और कॉपी खरीदना है। बात को समझिएगा, हमें कलम और कॉपी खरीदना है, कलम और कॉपी खरीदना है। और बात ऐसा रहा कि कलम की कीमत 5 रुपया रहा और एक कॉपी की कीमत 10 रुपया रहा। बात को समझिएगा, यानी हमें 100 रुपया है, उससे कलम और कॉपी खरीदना है। तो यहां पे एक कलम की कीमत 5 रुपया है और एक कॉपी की कीमत 10 रुपया है। तो हम कलम को अगर x मान ले, कॉपी को y मान ले, तो हम कह सकते हैं कि सर 5x + 10y = 100 रुपया। यानी कै वो कलम कै वो कॉपी खरीदाएगा। तो सर मान लेते हैं कलम, हम x को कलम खरीदते हैं और y को क्या खरीदते हैं, कॉपी, और दोनों को मिला के 100 रुपया मेरा समाप्त हो जाता है। क्लियर? बात को समझिए, ये समीकरण का रूप हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए हमारे पास 103 रुपया हो गया, 103 रुपया हो गया और कलम की कीमत वही रह गई, कलम की कीमत वही रह गई, ये कलम रहा, ये कलम रहा और ये कॉपी रहा और ये कॉपी रहा, ठीक है। एक कलम रहा और कॉपी रहा और कलम की कीमत 5 रुपया ही हो गई और कॉपी की कीमत 10 रुपया है। तो बताइए 103 रुपया में
103 रुपया में हम कलम और कॉपी खरीदने जाएं तो हमारे पास अमाउंट बचेगा कि नहीं बचेगा? निश्चित तौर पे बचेगा, निश्चित बचेगा। क्यों? बात को समझिए। देखिए यहां से अगर बात करें, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइएगा, 5 रुपया 10 रुपया, कलम जो है x है और कॉपी जो है y है, तो अगर इसको हम करें, फैक्टर करें, तो 100 को पूरा पूरी काट सकता है, काट सकता है ना। जैसे मान लीजिए हम 10 गो कलम ले लिया, 5 गो कॉपी ले लिए, 100 रुपया हो गया। या हो सकता है कि हम 8 गो कलम ले लें और 6 गो कॉपी ले लें, 100 रुपया हो गया। या हो सकता है हम 6 गो कलम ले लें, यानी 30 रुपया, 7 गो कॉपी ले लें, हो जाएगा। लेकिन जब आप यहां पे आइएगा तो आपको ये पता चलेगा कि हमसे 103 रुपया बर्बाद हो ही नहीं सकता है। हो सकता है 103 रुपया खर्च हो सकता है क्या? क्यों सर? कलम और कॉपी ही खरीदना है, तो कितनों कलम खरीदिएगा, कॉपी खरीदिएगा, तो 100 रुपया तक खर्च कर सकते हैं। 103 रुपया खर्च हो सकता है? नहीं हल हो सकता है। यानी इस बात को अगर कहना होगा तो ये x है और ये y है, तो हम कह सकते हैं कि सर 5x प्लस 10y, और जब भी होगा ना तो सर 103 के बराबर या 103 से कम होगा। बात को समझिएगा क्या हम बताना चाहते हैं। बात समझ में आया क्या? देखो यहां पे अगर हम कहें तो हम 10 गो कलम खरीद लिए 50 रुपया, 5 गो कॉपी खरीद लिए 50 रुपया, 100 रुपया तो समाप्त हो गया। यहां पे आप बताइए ना, कितनों कलम खरीदे, कॉपी खरीदे, 103 रुपया लग सकता है क्या? नहीं, क्योंकि रेट जो दिया गया है ना वो आपका 103 से डिविजिबल नहीं है, या कोई भी नियम लगा लिया 103 तो खर्च नहीं हो सकता है। मैक्सिमम खर्च होगा तो 100, मैक्सिमम खर्च होगा तो 100। तो इस बात को बताने के लिए हम लोग करते क्या है कि सर 5x प्लस 10y लेस देन इक्वल 103। समझ में आ रहा है बात? जैसे समझो और एग्जाम्पल, जैसे मान लो कि हमने कहा क्या कि इस कलम की कीमत, मान लीजिए हमने कहा कि 10 रुपया है, 10 रुपया है, तो अगर इस कलम की कीमत 10 रुपया है तो हम कहते हैं कि सर कलम इजकल टू, एकदम बात को समझिए, ये इजकल टू हो गया। अब हम कहते हैं कि इस कलम की कीमत 10 रुपया से कम है, 10 रुपया से कम है, तो आप इस बात को कैसे कहिएगा कि सर कलम लेस देन 10 रुपये, 10 रुपया से कम। रेट नहीं बताए। मान लीजिए कि वीर प्रताप पूछा कि सर कलम का कीमत आप कितने के कलम से लिखते हैं, तो हम कहें कि इसकी कीमत 10 रुपया से कम है जी, तो बताओ कलम लेस देन 10 हो गया कि नहीं हो गया? 10 रुपया। अब मान लो ईपू पूछ दे क्या सर कलम की कीमत कितनी है, हम कहेंगे नहीं, इससे झूठ बोलना है, तो कहेंगे कलम की जो कीमत है ना, मान लो इसके सामने हम फेंक रहे हैं, ये इस कलम की कीमत 100 रुपया है, तो क्या कहोगे कि सर 100 रुपया से अधिक है। देखो बात समझो, इस कलम की कीमत 100 रुपया से अधिक है, तो इस बात को 100 रुपया से अधिक कैसे लिखा? अब लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कहेंगे कलम सर जो है ग्रेटर देन 100। बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है? या ऐसा भी हो सकता है कि सर हमसे कोई पूछे इस कलम की कीमत कितनी है, तो हमने कहा कि 100 रुपया या 100 से कम रुपया है। इस कलम की कीमत 100 रुपया या 100 से कम, तो हम कह सकते हैं कलम जो होगा सर 100 के बराबर या 100 से कम रुपया का है। ठीक है? या ऐसा भी हो सकता है क्या, हमसे कोई पूछे और बताइए क्या मतलब हम बोल सकते हैं, तो इस कलम की कीमत 100 रुपया या 100 से अधिक, तो हम कह सकते हैं कि सर ये जो कलम है ये 100 रुपया के बराबर या 100 से अधिक हो सकता है। बात को समझिएगा। ठीक है? बात को समझिएगा। अब यहां पे 4 बातें हमने आपको बताने का काम किया बाबू। एक सर हमने इक्वल टू समझाया, एक सर लेस देन समझाया, एक ग्रेटर देन समझाया, एक लेस देन इक्वल समझाया और एक ग्रेटर देन इक्वल समझाया। ठीक है? अब जैसे मान लो ठीक ना, जैसे देखो मान लीजिए हम अपनी उम्र की बात करते हैं, अपनी उम्र की बात करते हैं, एज की बात करते हैं, एज की। ठीक है ना? मेरा जन्म तिथि 10/1/96 है। ठीक है ना? 10 जनवरी 1996, तो हमको लगता है कि 29-30 लगभग हो गया होगा। ठीक है ना? थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए अब देखिए एज से रिलेटेड अगर बात करें, एज से रिलेटेड, तो हम क्या लिख सकते हैं? देखो या तो 3-4 बातें आज आपको समझ जाना है कि अगर पीयूष जो है ना, पीयूष की उम्र वो कितना है, 30 वर्ष मान लेते हैं, 30 वर्ष। ये एग्जैक्ट सही बात है। अगर इक्वल टू है तो ना ऊपर और ना नीचे। एक तो बात समझ गए, ना तो ऊपर और ना ही नीचे। अब समझिएगा, मान लेते हैं कि सर ये पीयूष जो है वो 30 वर्ष ग्रेटर देन 30, मतलब क्या सर,
पीयूष की उम्र जो है हो सकता है 31 हो जाए, हो सकता है कि 32 हो जाए, हो सकता है कि 33 हो जाए, हो सकता है कि 40 हो जाए, हो सकता है 45 हो जाए, जितना अधिक करना है कर लो। बात समझ में आया? अगर हम कहते हैं कि हमारी उम्र 30 वर्ष से अधिक है तो इसका मतलब क्या हुआ कि 31 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, 42 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, 120 साल भी हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बहुत आया हो सकता है, 120 साल तक आदमी जीता है जी। कितना? 70-80, यही ना मैक्सिमम होगा जी। तो अगर पीयूष की उम्र 30 वर्ष से अधिक है, ये बात समझ में आया कि नहीं? 31, 32, 33 कुछ भी कहा जा सकता है, ठीक। अब मान लो अगर हम कहते हैं कि मान लो कि ये पीयूष की उम्र अगर मान लो हम कहते हैं लेस देन 30 वर्ष है, लेस देन 30 वर्ष, इसका मतलब समझ में आया कि सर ये जो लड़का है ना, ये जो लड़का है बहुत अच्छा लड़का है, ठीक है ना। 30 वर्ष से कम मतलब क्या हो सकता है कि उसकी उम्र 29 वर्ष रहा हो सकता है इसकी उम्र 28 वर्ष रहा हो सकता है इसकी उम्र 18 वर्ष रहा हो सकता है इसकी उम्र 17 डॉट डॉट रहा हो, ठीक है ना। उम्र घटता है तो अच्छा लगता है, ठीक ना। तो ये बात आपको समझ में आ गया, ठीक ना, ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब कहीं कहीं आपको ये भी हो सकता है कि सर ऐसे अगर दे देता है कि सर पीयूष ग्रेटर देन इक्वल 30 वर्ष, ग्रेटर देन इक्वल 30 वर्ष, ठीक है ना, ग्रेटर देन इक्वल 30 वर्ष। इसका मतलब क्या होगा? तो सर ये जो लड़का है ना, हो सकता है कि इसकी उम्र की बात करें तो 30 वर्ष भी हो, देखो इसमें दोनों बात एक ही है, इक्वल टू है इक्वल टू नहीं है, इसमें 30 नहीं आएगा बट इसमें 30 भी आएगा, 31 भी आएगा, 32 भी आएगा, 33 भी आएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ठीक। अगर मान लेते हैं कि सर इस तरह से आ जाए कि सर पीयूष की उम्र जो है ना वो लेस देन इक्वल 30 है, मतलब क्या कि ऐसा हो सकता है कि इसकी उम्र 30 साल हो, इक्वल टू आ गया है 29 वर्ष हो, 28 वर्ष हो, 18 वर्ष हो, ठीक है ना, 18 वर्ष हो। बताइए बात समझ में आया कि नहीं आया? ये चार बातें हैं जो रैखिक असमीकरण में हमको समझाना था और बेहतर ढंग से आपको समझ में आया होगा, ये बात हम समझ सकते हैं। देखो फिर से समझ लो, पीयूष इक्वल टू, इसको समीकरण कहते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा सा क्या ध्यान देना कि इसे हम क्या कहेंगे, जो ये सब आप सिंबल देख रहे हैं ना, ये सब सिंबल, इसी सिंबल को हम रैखिक असमीकरण कहते हैं, लीनियर इक्वेशन कहते हैं। और जब आप आगे जाइएगा तो एलपीपी इसी से रिलेटेड है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ठीक ना, रैखिक असमीकरण से रिलेटेड है। तो बट हम बात करेंगे लेकिन आगे की क्लास में, जब आप बीएससी में जाइएगा ना तो वहां पे बहुत अच्छा तरफ से मिलता है, ठीक है ना, सब्जेक्ट कांस्टेंट वहां पे मिलता है। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है कि नहीं है? अब कोई पूछेगा कि ये लेस देन ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल क्या है, क्लियर रहेगा? अब समझो, कहीं डॉक्टर के पास जाइएगा ना तो ये सबका बड़ा प्रयोग होता है। मान लो किसी का मेडिकल जांच होता है तो शुगर जांच होता है तो वहां पे लिखता है स्पष्ट, क्या लिखता है कि खाली पेट जो होना चाहिए 70 से अधिक होना चाहिए, मतलब जो भी हो शुगर, और जो भी हो मतलब 140 से कम होना चाहिए, ये इस तरह का। तो ये जो आप सिंबल देखते हैं ना, इसी को रैखिक असमीकरण कहते हैं। आते अपने मुद्दे पे, ठीक ना, सुनो। समीकरण तो आपको पता है रैखिक असमीकरण, ठीक ना, रैखिक असमीकरण। और एक बात जरूर कीजिए लोग, जैसे ये वीडियो बन रहा है अपलोड करते हैं तो एक बार स्पीड बढ़ा के पूरा वीडियो एक बार देख लीजिएगा, ठीक ना। मान लीजिए कि 1.5 के स्पीड से या 2 के स्पीड से यूट्यूब पे रहता है, देख लिया तो आपके दिमाग पे जगह बना लेगा, कान के पर्दे से टकरा के आपके जहन में उतर जाएगा, ठीक ना। देखिए रैखिक असमीकरण किसको कहते हैं? दो चर राशि या अचर राशि के बीच दो चर राशि या अचर राशि के बीच निम्नलिखित चिन्ह हो, निम्नलिखित चिन्ह हो उसे रैखिक असमीकरण कहते हैं, उसे रैखिक असमीकरण
कहते हैं। ध्यान देना, रैखिक असमीकाएं कहते हैं। ठीक है ना? क्या कि सर दो चर राशि हो या अचर राशि हो, अगर निम्नलिखित चिन्ह दिया गया हो तो उसे हम क्या कहेंगे? रैखिक असमीकाएं कहते हैं। अब ये निम्नलिखित चिन्ह में क्या क्या आ जाएगा, थोड़ा सा ध्यान देते हैं। सुनो सुनो, इस तरह से मान लो कि इस तरह से, ठीक ना, कोई चिन्ह हम लेते हैं। सुनो, देखो देखो, चार तरह के चिन्ह आपको दिखाई देंगे निम्नलिखित चिन्ह के जगह पे। जैसे देखो, इसको क्या कहेंगे कि सर लेस देन, इसको कहेंगे ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल। अगर कहना होगा तो इसको क्या कहते बताओ? छोटा। लेस देन छोटा। इसको कहना होगा तो क्या कहेंगे बाबू? बड़ा। इसको कहना होगा तो छोटा बराबर, छोटा बराबर, और इसको कहना होगा तो बड़ा बराबर। बताओ, कोई दिक्कत? अब थोड़ी सी बातें आप दूसरा या तीसरा क्लास में पढ़े होंगे, हालांकि याद तो होगा नहीं कि याद है? याद है? चलो याद है तो ठीक है। ये समझिए ना, अगर कोई आपसे पूछता है कि लीनियर इनइक्वालिटीज किसको कहते हैं, या लीनियर इनइक्वेशन किसे कहते हैं, या रैखिक असमीकाएं किसे कहते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में कहना कि सर दो गो चर राशि हो या अचर राशि हो, अगर उनके बीच में चारों में से कौनों दिखाई दे दिया ना, तो हम कहेंगे क्या? यह रैखिक असमीकाएं है। ध्यान में रहेगा। जैसे समझो सर, कुछ एग्जाम्पल दीजिए। चलो एग्जाम्पल भी कुछ दे देते हैं। एग्जाम्पल, सर 2 ग्रेटर देन 5, बताना है आपको क्या होगा? x ग्रेटर देन इक्वल टू 2x प्लस 5 लेस देन इक्वल 10, x इक्वल टू y प्लस 5, x ग्रेटर देन इक्वल 3x माइनस 2, x लेस देन इक्वल 2x। या मान लेते हैं x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल 5, x इक्वल टू 0, x लेस देन 0, x ग्रेटर देन इक्वल y, और x लेस देन इक्वल। ये कुछ एग्जाम्पल हमने दिया, और यहां से उम्मीद करेंगे कि आपको बेहतर ढंग से रैखिक असमीकाएं का सवाल समझ में आ जाए। देखिए, सवाल हल करने से पहले सवाल को पहचानना पड़ता है। अगर सवाल पहचान में आ जाएगा तो हल भी सीख लीजिएगा। जिनसे पूछेंगे वही बताएगा। सबसे पीछे खड़ा हुई तो ये क्या है? समीकरण है या समीका है? असमीकाएं है, ठीक है ना? तो ये लीनियर रैखिक असमीकाएं है। कैसे सर? ये जो सिंबल है ना, ये असमीका को ही सूचित करता है। बैठ जाइए। बगल में ये बताइए तो ये क्या है? असमीका है। कैसे सर? तो यहां पे जो सर अभी आप बताए ना कि चारों में से कौनों चिन्ह आ जाएगा, तो यह असमीका ही होगा। बोलिए, कोई दिक्कत? चलिए, बहुत बढ़िया, बैठ जाइए। ये बताइए तो आगे, ये बताइए तो ये क्या है? असमीका है, बहुत बढ़िया। चलिए आप बताइए तो बाबू, ये क्या है? बैठिए। असमीका नहीं है तो क्या है? असमीका नहीं है तो आखिर कुछ ना कुछ होगा ना। क्या है ये? रैखिक असमीका है, यही ना? घरे बोका का काला है? कल परसों कॉम्प्लेक्स में बताया है कि जहां पे बराबर का चिन्ह होगा समीकरण है, जहां पे बराबर का चिन्ह होगा समीकरण है। हाँ सर, भाई और बढ़िया से ये सब फर्स्ट ईयर है ना, तो कहता है सब फर्स्ट ईयर में रेस्ट ईयर करेंगे, आज सेकेंड ईयर बेस्ट ईयर करेंगे। तो ये बोका है, सब दोनों लेके बैठ जाता है। सुनिएगा, तो ये आपको बातें समझ में आया कि नहीं आया? ये क्या है? तो सर ये असमीका नहीं है। कारण कोई पूछे तो सर बराबर है। आया समझ में? यहां पे अगर कोई आपसे पूछता है, आप बताइए तो जी असमीका है, बहुत बढ़िया, ठीक है ना? चलिए आप बताइए तो ये क्या है? रैखिक असमीका है। चलिए आप बताइए तो ये क्या है? असमीका है, बहुत बढ़िया। आप बताइए तो ये क्या है? समीकरण है। इसको लिख दें समीकरण, समीकरण, बहुत बढ़िया।
चलिए बगल में बताइए तो ये क्या है, असमिका है, बगल में जी असमिका है। चलिए ये भी असमिका है, वो हम ही बता दें। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? असमिका अगर मिलेगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं कि असमिका का सवाल है या नहीं है। बोलिए आ जाएगा ना। अब यहां से जब हम आगे बढ़ते हैं, यहां से आगे बढ़ेंगे तो अब हम आगे की बात करते हैं। सुनो, ये तो समझ में आ गया असमिका है। अब असमिका जब समझ गए और रैखिक असमिका का डेफिनेशन भी लिख दिए हैं, ठीक ना। चलिए अब जब हम रैखिक असमिका से आगे बढ़ेंगे, पहचान में आ गया तो हल भी करना सीखना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले इनके कुछ नाम भी है, थोड़ा सा आप ध्यान में दीजिए। देखिए क्या है कि अगर हम आगे बढ़ते हैं तो देखिए रैखिक असमिका, ठीक ना, रैखिक असमिका, ध्यान दिएगा, रैखिक असमिका, रैखिक असमिका है, ठीक ना। इसको दो प्रकार से बांटा गया है, दो प्रकार से बांटा गया है। एक सर होता क्या है, अगर हम पहला दो प्रकार से बांटा गया है, अगर एक बात हम करें तो उसको कहते हैं संख्यात्मक असमिका। कहा हुआ जी बीर? अच्छा शांति से बैठो जी। संख्यात्मक असमिका, संख्यात्मक असमिका है। सुनो पहले संख्यात्मक असमिकाएं क्या होता है, पहले थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई कहता है कि संख्यात्मक असमिकाएं क्या होता है, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, तो दो तरह से हम समझा रहे हैं। सुनो पहले देखो, x ग्रेटर देन 4 और 4 ग्रेटर देन 2, दोनों में अंतर दिखाई दे रहा है। इसमें अगर ध्यान दें, इसमें अगर ध्यान दें तो यह केवल और केवल संख्या पर रिलेटेड है, लेकिन इस पर आते हैं तो ये वेरिएबल भी है, चर भी आ गया है x। तो बस आपको इतना ही ध्यान में रखना है कि संख्यात्मक असमिकाएं कहें तो इसके लिए केवल और केवल संख्या का समावेश ही होगा, संख्या का ही समावेश होगा। जैसे हमने कहा 5 लेस देन 10, ये क्या है? संख्यात्मक असमिका है। मान लीजिए 2 ग्रेटर देन 1, क्या है? मान लो हमने कहा कि 5 ग्रेटर देन, मान लेते हैं कि 3, क्या है? अगर मान लो हम कहते हैं 10 ग्रेटर देन इक्वल 9, क्या है? संख्यात्मक असमिका है। और संख्यात्मक असमिका यही होगा, केवल संख्या ही समावेश रहेगा। कोई दिक्कत? थोड़ा किताब देखें, नया वाला किताब में हुआ क्या है कि ग्राफ जो इसका था समीका का, वो साफ हटा दिया गया है। ये नया शिक्षा नीति का ला दिया, एकदम इतना आसान कर दिया है, या पूछिए मत। ऐसे ऐसे मैंने अब क्या कहा जाए, थोड़ा सा टॉपिक रहता है गणितीय आगमन का सिद्धांत, जो चैप्टर 4 हमने पढ़ाया उसको तो साफा लेकर हटा दिया। अब 6 चैप्टर में पहले जो था 6.1, 6.2, 6.3 था, अब उसको भी क्या किया है, हटा दिया गया है। चलिए बताइए संख्यात्मक असमीकरण समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है ना? अब इसका दूसरा जो टाइप होता है ना, दूसरा टाइप, वो टाइप ध्यान दें। हम कह सकते हैं कि सर क्या कह सकते हैं, चर असमीका, चर असमीकाएं। सुनिए चर असमीकाएं। अब बताइए चर असमीकाएं तो आपको समझ में आइए गया होगा, बताइए समझ में आया होगा कि नहीं आया होगा? बोलिए आया होगा कि नहीं आया होगा? सुनो कैसे, जैसे मान लो अगर ऐसे कहे x ग्रेटर देन 5, ये क्या हो गया, चर असमीका। इसको ध्यान में रखिए, इसको शाब्दिक असमीका भी कहा जाता है, टेंशन नहीं लेना है। शाब्दिक असमीकाएं, शाब्दिक असमीका, ठीक है। राम नाम आ गया ना, शाब्दिक मतलब शब्द का हो गया। राम की उम्र जो है 20 साल से अधिक है, ये क्या हो गया, शाब्दिक असमीका हो गया। मान लीजिए कि हम कहते हैं कि पीयूष जो है ना, उसकी जो उम्र है वो 18 साल के बराबर या 18 साल से अधिक है। बोले बात समझ में आया कि नहीं आया? तो यहां पे ये शाब्दिक असमीका में ध्यान में रखिएगा कि कोई शब्द का समावेश होगा, चर संख्या का समावेश होगा, लेकिन संख्यात्मक असमीका में केवल और केवल, केवल और केवल संख्या रहेगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? फिर से एक बार रिपीट कर दें, लो देखो देखो, आज हम रैखिक असमीकाएं चालू किए थे, यहाँ पे समझाए कि कलम है, कॉपी है, 100 रुपया है, 100 रुपया खर्च हो गया तो इक्वल टू लिखते हैं।
103 रुपया का कॉलम और कॉपी खरीदना था, 103 रुपया खर्च नहीं हो पाएगा, कुछ ना कुछ बचेगा, तो हम लेस देन इक्वल की बात करेंगे। हो सकता है कि सर 100 रुपया खर्च हो या 95 खर्च हो या 90 खर्च हो, तो यहाँ पे लेस देन इक्वल यानी पूरा पैसा खर्च नहीं कर पाए। यहाँ पे आते हैं, हमने बताया कलम 10 रुपया का था, कलम 10 रुपया से कम का है, कलम की कीमत जो है 100 रुपया से अधिक है, कलम की कीमत 100 रुपया के बराबर या उससे कम हो सकता है, कलम की कीमत 100 रुपया से अधिक या उससे अधिक हो सकता है। यहाँ पे कलम की कीमत 100 रुपया से कम या उसके बराबर। यहाँ पे अगर हमने आया तो एक बात आया, एक बहुत अच्छा लड़का है पीयूष, ठीक ना, बहुत अच्छा लड़का है पीयूष, उसकी उम्र जो है 30 वर्ष अगर है तो इक्वल टू लिखते हैं, अगर ग्रेटर देन 30 लिखते हैं तो इसका मतलब हुआ उसकी उम्र जो है 31 वर्ष, 32 वर्ष, 33 वर्ष, 34, 35 कुछ भी हो सकता है। अगर पीयूष की उम्र जो है लेस देन 30 है तो इसका मतलब हुआ कि उसका उम्र 29 साल या 28 साल या 18 साल या 17 साल। सबसे अच्छा एज यही होता है, ठीक ना, पूरे जीवन काल का। अब यहाँ पे जो पीयूष है इसकी उम्र जो है 30 वर्ष ग्रेटर देन हो गया तो 30 साल भी हो सकता है, 31 भी हो सकता है, 32 भी हो सकता है और 33 और डॉट आगे बढ़ाया जा सकता है। पीयूष की उम्र 30 साल से कम है तो 30, 29, 28, 18 कुछ भी आप लिख सकते हैं, बोलिए कोई दिक्कत, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे रैखिक असमीकाएं किसे कहते हैं, तो दो चर राशि या अचर राशि के बीच में ये चारों में से कोई भी चिन्ह आ जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, रैखिक असमीकाएं कहते हैं। ये बात आप समझते हैं ना, बड़ा छोटा वाला बात समझते हैं ना, जिस तरफ मुंह खुला वो बड़ा होता है। जैसे अगर कोई आपसे पूछता है कि x ग्रेटर देन y, रुकिए कोई बताएगा नहीं, इसमें से बड़ा कौन है, x बड़ा है या y बड़ा, कौन बड़ा है, x बड़ा है, जो बड़ा रहता है वो ज्यादा बोलता है। तो यहाँ पे मुंह इस तरफ खुला है ना, तो जिस तरफ मुंह खुला होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा। जैसे मान लो अगर हमने कहा 2x लेस देन इक्वल, मान लो कि हमने y कह दिया, तो इसका मतलब हुआ मुंह किस तरफ खुला है, y की तरफ। तो यहाँ पे 2x जो है वो छोटा है y से या y के बराबर भी हो सकता है, ये बात जानते हैं। यहां से जब हम आगे बढ़े तो यहाँ पे आपको असमीकाएं और समीकरण के बारे में समझाएं। और यहाँ पे रैखिक असमीकाएं दो प्रकार के होते हैं, संख्यात्मक असमीकाएं, चर असमीकाएं या शाब्दिक असमीकाएं। संख्यात्मक असमीकाएं में केवल संख्या का समावेश होता है और शाब्दिक असमीकाएं में शब्द x y कुछ भी हो सकता है। तो ये बातें आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत है तो बोलिए, ठीक है, क्लियर है ना। अब यहां से अगर हम आगे बढ़े तो हमें समझना है, देखिए चलिए अब समझिएगा, एगो सवाल आता है कि सुनिश्चित असमीकाएं और असमीकाएं क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, सुनो। सुनिश्चित असमीकाएं, सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए सुनिश्चित असमीकाएं क्या होता है, सुनिएगा, देखिए जिसमें केवल लेस देन या ग्रेटर देन, सॉरी लेस देन और लेस देन हो, लेस देन और ग्रेटर देन हो तो यह किसमें आ जाएगा, यह किसमें आ जाएगा, तो ये ध्यान में रखिए सुनिश्चित असमीकाएं में आ जाएगा। गेट सटा दीजिए, सुनिएगा, अगर आपके पास सुनिश्चित असमीकाएं कहा जाए तो ये ध्यान में रखिएगा कि लेस देन और ग्रेटर देन होता है। लेकिन केवल असमीका कहा जाए, असमीकाएं, तो यहां पे ध्यान रखिएगा लेस देन इक्वल ग्रेटर देन इक्वल आएगा। जैसे मान लो अगर हमने कहा कि सर 2x + 3y ग्रेटर देन 5, ये क्या है, सुनिश्चित, बात समझ में आ रहा है, सुनिश्चित असमीकाएं में जाएगा। या x + y लेस देन 5, ये किसमें जाएगा, सुनिश्चित असमीकाएं में। लेकिन अगर हम इसी बात को कर दें 2x + 3y ग्रेटर देन इक्वल 5, ये किसमें आएगा, असमीका में। x + y लेस देन इक्वल -3 किसमें आएगा, असमीका। ये बात बताइए समझ में आया कि नहीं आया। सुनिश्चित असमीकाएं कहा जाए तो लेस देन या ग्रेटर देन रहेगा, लेस देन या ग्रेटर देन रहेगा, और यदि असमीका हो तो समझ लीजिए लेस देन इक्वल ग्रेटर देन इक्वल रहेगा। बताइए समझ में आया कि नहीं, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। आपको हमने आज बताया रैखिक असमीकाएं, रैखिक असमीकाएं दो प्रकार से, संख्यात्मक और एक शाब्दिक। उसके बाद हमने बताया सुनिश्चित असमीकाएं और असमीकाएं। बोलिए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब यहां से अगर हम आगे बढ़े, यहां से आगे बढ़े तो रैखिक असमीकाएं के हल के बारे में अध्ययन करना है कि सॉल्यूशन क्या होगा। और समय अभाव के कारण सॉल्यूशन नहीं चालू करेंगे, लेकिन कुछ अलग टाइप से बताते हैं कि सॉल्यूशन बता दें, सॉल्यूशन बता दें। चलिए देख लेते हैं, सुनो। अब क्या है रैखिक असमीकाएं का हम हल पे विचार करते हैं, सुनिएगा। रैखिक असमीकाएं का हम हल पे विचार करते हैं।
और देखते हैं कि आपको बात समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए जैसे आपने समीकरण सीखा था कि सर समीकरण को हल करना आपने सीखा होगा, उसी तरह से असमीकरण को भी हल किया जाता है। देखो पहले लिखेंगे क्या, रैखिक असमीकरण का हल, रैखिक असमीकरण, ठीक ना, रैखिक असमीकरण। देखिए इस चैप्टर में आपको एक चर में रैखिक असमीकरण का हल पढ़ना है। एक चर बता दें, जो बताए हुए वही बात है। एक चर में रैखिक असमीकरण, सुन लो, एक चर में रैखिक असमीकरण, एक चर में रैखिक असमीकरण। देखो एक चर में रैखिक असमीकरण किसको कहेंगे, तो बाबू मेरे ए एक्स प्लस बी ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल, लेस देन, इक्वल जीरो के रूप को ही हम क्या कहते हैं, एक चर में रैखिक असमीकरण कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, वैसा असमीकरण जिसमें चर संख्या एक हो, वैसा समीकरण जिसमें चर संख्या एक हो, उसे एक चर में रैखिक असमीकरण कहेंगे। देखिए कैसे, सुनिए डिफिनेशन में लिख देते हैं, सुनो, देखो वैसा असमीकरण, वैसा असमीकरण जिसमें एक्स का मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम घात एक हो तथा चर की संख्या भी एक हो, उसे एक चर में रैखिक असमीकरण कहते हैं। एक चर में रैखिक असमीकरण कहते हैं। बताओ दिक्कत है क्या? एक चर में रैखिक असमीकरण किसको कहते हैं? तो सर एक्स हो या वाई, कोई चर संख्या रहेगा ना, उसका मैक्सिमम पावर क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए, और चर की संख्या एक्स होना चाहिए। जैसे एग्जांपल 2-3 में देखो, मान लो अगर हम कहते हैं कि 2x + 5 ग्रेटर देन इक्वल 10, देखेंगे इसमें चर संख्या कै को दिख रहा है, केवल एक्स, पावर में क्या है एक्स का, एक, तो ये क्या है, एक चर में रैखिक असमीकरण। मान लो अगर हमने कहा कि सर 5 + 2x ग्रेटर देन इक्वल x², बताइए क्या यह एक चर में रैखिक असमीकरण है? नहीं है। कारण तो आप जान ही रहे होंगे कि सर कारण कि x का 2 आ गया है पावर में, इसलिए नहीं। अगर मान लीजिए हमने कहा क्या कि 3x + 5 ग्रेटर देन इक्वल, मान लीजिए 2x, क्या यह है? कैसे सर, केवल और केवल x है, एक ही चर है, तो हो जाए। अगर मान लो हमने कहा x + y ग्रेटर देन इक्वल 3, ये एक चर में है क्या? एक चर में है? नहीं सर, x भी आ गया है, y भी आ गया है, तो ये एक चर में रैखिक असमीकरण नहीं है। अगर मान लो हमने कहा क्या कि 9x + 5y ग्रेटर देन इक्वल 3, ये होगा? नहीं होगा। क्यों सर? x और y दो को आ गया है, इसलिए ये नहीं होगा। अगर मान लीजिए हमने कहा क्या कि सर 2x ग्रेटर देन इक्वल 5, ये होगा? बोलिए, हो जाएगा ना? क्यों सर? एक चर है और मैक्सिमम पावर क्या है, 1 है। अच्छा मान लो अगर हम कहते हैं 5x + 3 = 4x, क्या यह एक चर में रैखिक असमीकरण है? एक चर में रैखिक असमीकरण है? नहीं। क्यों सर? बराबर का चिन्ह दे दिया गया, इसलिए नहीं। अगर मान लो हम कहते क्या है कि सर 3x + 2 या मान लीजिए 25 और लेस देन इक्वल 0, बताइए क्या यह एक चर में है? एक चर में रैखिक असमीकरण है? तो हाँ सर है। समझ में तो आ गया होगा, ठीक है ना? तो इतना तक बात हमने आपको बता दिया। कल के क्लास में चालू करेंगे रैखिक असमीकरण का हल। ध्यान दिएगा, कल के क्लास में हम चालू करेंगे रैखिक असमीकरण का हल।
एक बार फिर से हम रिपीट कर दें कि आपको आज हमने जो जो बताया है, ठीक ना, रैखिक असमीकाएं, आपको ये बताया कि ये समीकरण हो गया और ये असमीका हो गया। उसके बाद हमने बताया कि इक्वल टू का मतलब होता है ना तो कम ना तो अधिक, लेकिन अगर लेस देन है तो इसका मतलब क्या हुआ, 10 से कम हो सकता है, 100 से अधिक हो सकता है, 100 के बराबर या 100 से कम हो सकता है, 100 से अधिक या 100 के बराबर हो सकता है। उसके बाद हमने बताया, ये एक मामला बताया समझाने के लिए। उसके बाद हमने बताया रैखिक असमीकाएं किसको कहते हैं, तो ये 4 तरह का चिन्ह अगर आपको कहीं भी दिखाई दे दे तो आप कह दिएगा रैखिक असमीकाएं हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल भी हमने बताया और उसके बाद बताया रैखिक असमीकाएं कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, संख्यात्मक असमीकाएं और चर असमीकाएं, चाहे शाब्दिक असमीकाएं कहें, बात ये आपको समझ में आ गया होगा। और उसके बाद सुनिश्चित असमीकाएं में क्या होता है, लेस देन ग्रेटर देन केवल रहता है, लेस देन ग्रेटर देन होता है, और असमीका में क्या होता है, लेस देन इक्वल और ग्रेटर देन इक्वल होता है, ठीक है ना। उसके बाद की बात करें एक चर में रैखिक असमीका है तो वैसा असमीका है जिसमें x का मैक्सिमम घात 1 हो तथा चर की संख्या भी 1 हो तो एक चर में रैखिक असमीकाएं कहते हैं। बोलिए आज का पढ़ाई समझ में आया कि नहीं आया, एकदम स्पष्ट हुआ कि नहीं हुआ। अब यहां से कल जब बताएंगे तो रैखिक असमीकाएं का हल बताएंगे और उसके बाद आपका 6.1 जो है समाप्त हो जाएगा। पुराने वाले किताब से पढ़ा रहे हैं, पुराने वाले एनसीईआरटी से, इसलिए 6.2 भी है और 6.3 भी है, लेकिन नए वाले किताब से केवल 6.1 है। तो पुराने वाले किताब का हम लोग अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और इसको आप लोग जाके वीडियो को एक बार स्पीड तेज करके 1.5 या 2 पे दोबारा देख लिया तो आपके दिमाग में जगह बना लेगा, ठीक है ना। चलिए तो आप लोग को लिखना पड़ेगा आज, ठीक है ना। तो चलिए आज से आप लिखिए पहले मामला, ये तो आप समझिए गए हो, इसको तो लिखने की जरूरत नहीं, इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है, यहां से आप लिखिए।